नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में यानी एसटीवी में। और मैं हूं डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। मेरे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के पूर्व महासचिव, कांग्रेस सेवा दल के पूर्व उपाध्यक्ष और एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना जो राजनीतिक करियर है वो ब्लॉक प्रमुख से शुरू किया और सीधे एमपी बने। इंदिरा गांधी की नजर में आए थे, संजय गांधी की नजर में आए थे और उसके बाद सिर्फ उनकी नजर से नहीं, उनके अपने काम से भी लोगों में इतने लोकप्रिय रहे कि भारतीय जनता पार्टी के जो बाद में अध्यक्ष बने, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को भी 2 बार चुनाव में हराया था। ऐसे नेता हैं हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री, जैसे मैंने पहले भी कहा, हरीश रावत जी। हरीश रावत जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। एक और कारण भी इसके अलावा कहा जाता है, जो जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक दौर ये भी था कि बीजेपी के जब रिपोर्टर्स बैठते थे, जो कवर कर रहे थे, तो विजय वर्गीय वहां के प्रभारी भी थे, महामंत्री भी थे। उन्होंने खुद कहा था कि हरीश रावत इतने लोकप्रिय हैं कि उनको डैमेज करने के बाद या उनको जो भी करें, तभी हम जीतेंगे। ये चला, लेकिन एक जगह आपकी भी तो बात आती है कि जब आपको के लिए किसी नेता ने कहा कि हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे और हम जुमे की नमाज की छुट्टी देंगे, और इस पे बहुत खंडन यार क्या नहीं हुआ। एक कारण वो भी माना गया कि मुस्लिम तुष्टीकरण जो आप कांग्रेस का, आज भी कांग्रेस इसी पे है। ये भाजपा ये के क्या था? एक भाजपा के रिसर्चर्स ने ये 2 चीजें कॉइड अप की कि लेकिन एक नेता है, कोई मुस्लिम नेता, ये लग गया, उनको ये लगा कि सरकार गिराने के बाद भी और ये सब तथाकथित स्टिंग के बाद भी हरीश रावत अब भी मैटर कर रहा है। हाँ। और उत्तराखंड से प्रचंड सांप्रदायिकता की आंधी चली। आपने एक फोटो भी देखी, आपने आपकी दाढ़ी दूढ़ी बना के रखी है। सुनो, मुस्लिम बंटवारे की, उसकी जो है मुसलमान हिंदू मुसलमान में उसकी, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि कब्रिस्तान और शमशान की तुलना की, दिवाली और ईद की तुलना की बिजली में, तो जो है सांप्रदायिकता की भावना लोगों में हवा चली। अच्छा, उत्तराखंड नेचुरली देवस्थान है और वहाँ 90% हिंदू है और उनमें भी अधिकतर अपर कास्ट है। और वहां तो एससी में भी अपर कास्ट है। तो स्वाभाविक तौर पर जो है, जो उनका ध्रुवीकरण था, उसके लिए भूमि है उत्तराखंड। लेकिन उसके बावजूद भी इनकी लीडरशिप को लगा कि हम उत्तराखंड को छीन नहीं पाएंगे, और उनका कैलकुलेशन गलत नहीं था। हम इतनी प्रचंड आंधी चली उत्तर प्रदेश से, इतना बंटवारा कर दिया, मेरे ऊपर स्टिंग का ये जाल फेंक दिया, पार्टी वर्चुअली 2 भागों में विभक्त कर दी। उसके बावजूद भी हम 34% वोट, जो हमारा बेस वोट बैंक था, उसको बनाए रखे। सीट भले हमारी उनकी आ गई, बहुत नीचे आ गई, लेकिन परसेंटेज ऑफ वोट हमने बना करके रखा। जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर तो कांग्रेस का वोट भी चला गया, भाजपा का भी ना, उनका बसपा का भी चला गया, सपा का भी चला गया, लेकिन उत्तराखंड में हमने बचा करके रखा 2017 में। तो उस समय उन्होंने, भाजपा की लीडरशिप ने एक बिल्कुल झूठ गढ़ा चुनाव के बीच में। हमको तो तब पता चला जब प्रधानमंत्री से लेकर के सारे मुख्यमंत्रियों ने, सब ने ये कहा, बस हमने छुट्टियां कर रहे थे, हमने जैसे हरियाले की छुट्टी की, हमने गीत संक्रांति की छुट्टी की, हमने जो है उसके छठ की छुट्टी की, करवा चौथ की छुट्टी की। तो उन्होंने उस छुट्टियों के क्रम में एक छुट्टी जो है जुम्मे की नमाज की, हरीश रावत कह रहा है छुट्टी दे देंगे, और एक तथाकथित कागज लोगों में सर्कुलेट करवाया। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने कहा ये, तब जब बात आई, लेकिन तब तक स्पष्टीकरण आप जानते हैं उनके पास मीडिया में, और भाजपा के अंदर तो फिर सब लगते हैं। अच्छा, कांग्रेस के अंदर सब लगने के बजाय लोग मेरे पास आकर के पूछे, कहा, फिर मैं उनको समझाऊं, नहीं भाई, कहा तो मैं अपने लोगों को समझाने में रह गया, तब तक चुनाव निकल गया। अरे भाई, आज भी मैं उत्तराखंड के लोगों से एक बात पूछ रहा हूँ, कोई उत्तराखंड वाला पूछता क्यों नहीं भाजपा वालों से कि वो जुम्मे का मतलब है हर शुक्रवार की छुट्टी किस ऑफिस में हुई, स्कूल किस ऑफिस में होगी ना, छुट्टी होगी तो सरकार करेगी, ऑफिस में होगी, स्कूल में होगी, अस्पताल में होगी, कहीं तो होगी।
कोई व्यक्ति तो होगा हिंदू मुसलमान जिसको छुट्टी दी गई हो, जब यदि सरकार का आदेश है, जियो है, तो कहीं छुट्टी हुई? पर रावत जी लगता है कहीं कहीं छुट्टी हुई? तो एक झूठ, विशुद्ध झूठ भाजपा ने गढ़ा। लेकिन होशियारी है कि जो सांप्रदायिकता की हवा उत्तर प्रदेश से चल रही थी, उसमें उन्होंने उत्तराखंड में भी उससे सांप्रदायिकता पैदा करने के लिए, और वो एक कारक बना जिसने 3-4% वोट हमारे खिसका दिए। और वस्तुतः हमारे जो एससी वोट था उसमें डिवीजन पैदा हुआ तब जब वो यशपाल आर्या जी जब उसमें गए, तो उससे हमको 2-3%, 3-4% वोटों का वो नुकसान हुआ। तो वो नुकसान ने हमको 2017 में बुरी तरह से हरा दिया। अब वही फॉर्मूला भाजपा ने, कारण तो कई हैं। 2022 में 22 में फिर जीत गए, हमारे सत्ता में आने के कई कारण हैं, जबकि सारे मीडिया के लोग कह रहे थे, सारे सर्वेज कह रहे थे कि कांग्रेस और कांग्रेस आ रही है, और साथ साथ हरीश रावत को, मुझको पॉपुलैरिटी रेटिंग में भाजपा इन सबसे ऊपर बहुत ऊपर और बड़ा। यहाँ लीडरशिप ने ये तय किया कि हरीश रावत के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, और चुनाव के बाद हम सेंट्रल लीडरशिप तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री होगा। हमको स्वीकार्य था, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। मेरी लीडरशिप में लड़ेंगे, ये भी लीडरशिप का फैसला था, और इसको अनाउंस करने की जिम्मेदारी प्रभारी को दी गई। प्रभारी ने अनाउंस भी किया यहाँ, और मुझको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, जबकि मैं जाना नहीं चाहता। मैंने बल्कि कहा भी था, मैंने कहा था पंजाब में अभी मैंने इतना बड़ा ऑपरेशन किया है, मरीज अभी जो है ऑपरेशन टेबल ही पे है, उससे पहले मैं वहां से हट जाऊंगा तो परिणाम, क्योंकि जो भी वहां हुआ है उसको अब मैं ही डील कर सकता हूँ। दूसरे के लिए डील करना, नए आदमी के लिए डील करना मुश्किल होगा। लेकिन उत्तराखंड की सोच करके मुझको बना दिया कैंपेन कमेटी का चेयरमैन, कहा जाओ, और निर्णय यह है कि हरीश रावत के नेतृत्व में लीड मैं करूंगा कैंपेन को, और फिर मुख्यमंत्री का फैसला पार्टी लीडरशिप करेगी। और सब एवरीबॉडी, हम सब खुश थे। लेकिन यहां से देहरादून जाते जाते तक प्रभारी वहां तक कहने के संयुक्त नेतृत्व में है, तो उससे हमारे साथियों में थोड़ा सा खलल हुआ। फिर कैंपेन पूरी तरीके से सेंट्रलाइज कर दिया गया। जो भी यहां से सेंटर से गए थे उन्होंने कैंपेन चलाया। बल्कि आपको मैं ये बड़ा दुखद और आश्चर्यजनक वो है कि मैंने 51 रिकॉर्डिंग की भाषण की, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज। बाकी मैंने कहा समय के साथ मैं फिर रिकॉर्डिंग करूंगा करके, और उसके लिए वैन देने की बात, उसकी बात भी आई ना, उसको प्ले दिखाया जाएगा करके। लेकिन जब एक भी नहीं दिखाएगा कहीं, तो फिर मैंने वो रिकॉर्डिंग भी बंद कर दी। लेकिन आज भी मेरे पास जो है उन विधानसभाओं की रिकॉर्डिंग है, बल्कि कुछ वो तो मैंने डायरेक्ट भी भेज दिया था। मैंने कहा अपने वहां दिखाओ, तुम देखना जाओ, क्योंकि जो काम मेरे समय में हुए थे मैं ही उनका प्रचार कर सकता था ना। तो मैंने उनको कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज अलग अलग जगह के मैंने वो सब बना करके भेजे थे कैंपेन के, तो उसको भी डंप कर दिया गया। नहीं हुआ, चलिए हमने उसको भी मान लिया। फिर मैंने ये कहा लीडरशिप को भी और प्रभारी महोदय को भी कि, और स्थानीय लीडरशिप को भी, कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। 52 टिकट बांटने तक तो मैं चुनाव नहीं लड़ रहा था। फिर अचानक कहा गया कि मुझे चुनाव लड़ना है। हाँ, बाद में केवल 18 में बदली भी थी ना सीट को, केवल 18 में कहा गया चुनाव लड़ना है। अच्छा, उसी दौरान एक और डेवलपमेंट हो गया। आप हमेशा एक नरेटिव बनाते हैं, मैंने उजाड़ू बल्द का नरेटिव बनाया। मैंने कहा सब गड़बड़ उजाड़ू बल्दों की वजह से हुई। मतलब भाजपा के
शासन के जो एंटी इनकम्बेंसी थी, मैंने उजाड़ू बल्दों पर फोकस की। हाँ। अब उनमें से जो सबसे बड़ा उजाड़ू बल्द था उसको हम कांग्रेस में ले आए। कांग्रेस में ले आए। अब किन परिस्थितियों में लाए हैं? और वो हमारी लोकल परिस्थितियां थी, उसमें कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी। सेंट्रल लीडरशिप तो नहीं, सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी, पर एक आपस में मशवरे के साथ वो आगे है। उसमें थोड़ा गुदियाल जी नरम पड़ गए, और आज तो अब गुदियाल जी को मालूम पड़ गया कि क्या क्या परिस्थितियां हैं, क्या हैं, तो उनकी राय कुछ और हो सकती है। लेकिन खैर उनको वो लेने से भी लोगों में बड़ा गलत संदेश गया मेरे लिए। बहुत सारे लोगों ने बड़ी गंभीर नाराजगियां मेरे ऊपर जाहिर की, बहुत लोग। और उससे जो वर्ग जिसको 2017 की बेवफाई आदि के लिए जो गुस्सा जिसने पैदा किया था, वो सारा 2017 का सरकार गिराने का नैरेटिव जो है, जैसे ही हमने एक उजाड़ू बल्द को लिया तो उसके साथ वो खत्म हो गया। वो हमारा दूसरा ब्लंडर था। और मैं ये नहीं कहूंगा अकेले उन्हीं का ब्लंडर था, क्योंकि यदि मैं लास्ट तक अड़ जाता तो फिर किसी की ताकत नहीं थी उस समय तक। कम से कम इतना मेरा वजूद था। तो मैंने कहा कानपुर से लड़ा दो, जब लड़ा ही रहो तो उन्होंने कहा नहीं कानपुर तो हम किसी को दे चुके हैं, क्योंकि कानपुर में मेरे बेटे ने काम किया था। तो मुझे था कि मैं वहां से लड़ूंगा, मैदान में वो भी करूंगा, चुनाव प्रचार में भी चला जाऊंगा, सब करूंगा। तो फिर मैंने कहा रामनगर लड़ा दो। फिर अब मैंने कहा दूसरी सीट रामनगर हो सकती है। 3 दिन में रामनगर का कैंडिडेट भी रहा। जब मैं रामनगर की तरफ वो जाने लगा तो बहुत सुविचारित तरीके से मैं लालकुआ भेज दिया गया। बल्कि लालकुआ में तो मैंने रात को टेलीफोन करके कहा, मैंने कहा मुझे नाम बताओ कोई दूसरा, मैं उसको दे देता हूँ ये भी फॉर्म। मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मैं यहाँ हार भी रहा हूँ। और मैंने कहा जो चीजें मुझे बताई गई ठीक उल्टा है, कोई चीज नहीं है। हर आदमी के दिल में यहाँ एक आग है कि भाई मैं क्यों है? और मैंने कहा मैं, और ये मेरे लिए वैसे भी स्वाभाविक सीट नहीं है, क्योंकि नारायण जी को मानने वाले लोगों की यहाँ संख्या बहुत है। और मैंने कहा रोज पुराना वो करते रहते हैं। मैंने कहा इसलिए मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं नहीं लड़ रहा हूँ, कोई बात नहीं है। मैंने कहा मैं किसी को बता दो, मैं उसको दे देता हूँ। कहा गया नहीं आप तुम भागोगे तो मीडिया में आ गया है तो कांग्रेस तो जो है पहले ही झटके में साफ हो जाएगी। तो फिर मुझको वो जहर पीना पड़ा लड़ने का जो है। तो क्या हुआ, रामनगर से शिफ्टिंग से जो लोग मुझको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे, उनको ये लगा यार नहीं, ऐसा नहीं होने जा रहा, अब ये मुख्यमंत्री नहीं हो रहा है। तो उसने बहुत कुशल वो रोल प्ले किया। उसी दौरान भाजपा के मीडिया ने, सोशल मीडिया ने एक बड़ा वो किया। जैसे पहले वो ले आए जुम्मे की नमाज ले आए, इस बार मुस्लिम यूनिवर्सिटी ले आए। मैं लालकुआ में झोंक दिया गया, नई जगह थी। बल्कि यदि 1 मिनट पहले देर में पहुंचता तो नामांकन ही नहीं हो पाता, क्योंकि मैंने तो सब बंद कर दिया था। मैंने कहा मैं नहीं लड़ा हूं। तो लास्ट में बड़ी मुश्किल से फॉर्म वॉर्म भर करके कैसे जो है 1 मिनट पहले जमा किया, हो पाया हमारा फॉर्म। तो फिर वहां सब समेटने में मुझे लग गया, मुझे मालूम नहीं था। तो ये एक व्यक्ति निर्दलीय लड़ गया कहीं से, मुसलमान व्यक्ति। इसको मनाने के लिए हमारी लीडरशिप गई, प्रभारी गए, मोहन प्रकाश जी गए, लोग गए। उसने एक ज्ञापन दिया इनको। उस ज्ञापन में पता नहीं किसने होशियारी से, वो तो पढ़ा लिखा आदमी था नहीं, उसमें जो है ये डाल दी कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग, उसके मांग की। इन्होंने कहा नहीं, कांग्रेस में किसी ने नहीं कहा, उसी मांग थी। तो उसको लीक किया गया, वो भी कांग्रेसी से लीक हुआ, लीक किया गया। और लीक कब किया गया, जब मैनिफेस्टो रिलीज होना था। प्रियंका जी आ रही थी मैनिफेस्टो
रिलीज करने के लिए। मैं भी उस रिलीज समारोह के लिए गया, लालकुआ से बात करके, और रिलीज के बाद मुझसे कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करो। मैंने कहा भाई रेगुलर उनसे करवाओ, पीसीसी उनसे करवाओ, पीसीसी प्रेसिडेंट करे वो करे। वो बोले नहीं 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 आप करेंगे, और कोई नहीं है अभी। मुझको बिठा दिया गया। खैर हमने मैनिफेस्टो पर बात की और उनको बात की, तो क्वेश्चन उधर से पूछा गया कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, कहा। मैंने कहा कोई, मैं एकदम मेरे दिमाग में जुम्मे की नमाज आ गई। वो मैंने कहा खतरनाक। मैंने कहा, मैंने उस पत्रकार की तरफ देखा नीचे से ऊपर तक। मैंने कहा एक बात है पत्रकार महोदय, हम जो है कांग्रेस से किसी ने मांगी नहीं, कि मुझसे कभी मांगी नहीं की किसी ने, कभी किसी से कहा ही नहीं। मुस्लिम हिस्ट्री है, मैंने कहा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस यूनिवर्सिटी, लेकिन आप हमारा संविधान है वो नहीं करता। हाँ मैंने कहा हमने ये कहा पहले हमने संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाई है, और जब हम अब सत्ता में आएंगे तो उत्तराखंड संस्कृति यूनिवर्सिटी, संस्कृत और संस्कृति मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड कल्चर ये कह रहे थे। मैंने सोचा मैंने मामले को डक कर दिया है। मतलब मुझे बिठाया गया वहां ताकि मेरे से तारतम्य में जुड़ जाए सवाल पूछने का। तो इसमें मतलब आपके पार्टी के लोग शामिल हैं क्या, हाईकमान के लोग? वहां से वापस चला गया। हाँ वापस चला गया। तो 4 या 5 दिन बाद अचानक, 4-5 दिन बाद अचानक ये बात आई कि किसी ने मुझे दिखाया कि वो मेरा चेहरा है, उसमें सब सहयोग बना करके, बिल्कुल बना करके। अच्छा मैंने जल्दी मैंने कहा पता करो कौन है। तो पता किया लोगों ने, तो वो एक व्यक्ति जो बाद में हमारे किसी नेता का मीडिया सलाहकार हुआ, कांग्रेस का, पर उसने डाला और अपने को हटा दिया। मतलब वो जो दाढ़ी वाली है फोटो वो किसी कांग्रेसी ने बनाई है। हाँ और उसके बाद वो बीजेपी के पास, हाँ उनको तो सर्कुलेट हो गया, मीडिया को मिल गया। हाँ उन्होंने उसको पूरी तरीके से सर्कुलेट कर, मेरे पास भी है वो। इतना तक षड्यंत्र हुआ कि मुझको वहां फांसने के बाद मेरी बेटी हरिद्वार गांधी से लड़ी थी। हरिद्वार और हरिद्वार गांधी में क्या अंतर है? सारे साधु महात्माओं के आश्रम हरिद्वार गांधी के अंदर है। अच्छा बिल्कुल, मतलब उसको दैट इज अनदर हरिद्वार। और वहां ऑब्जर्वर बना करके उस व्यक्ति को भेज दिया गया जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, जिसने अपने ज्ञापन दिया था। मेरी बेटी का जब टेलीफोन आया मुझको कि पापा आप नहीं चाहते मैं जीतूं, मैंने कहा क्या हो गया? बेटा कोई बात नहीं है, कोई कमजोरी भी चल रही है तो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, जब तक बात जिंदा है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और मैंने कहा होता है, तुम कोई बात नहीं चिंता मत करो। मैंने नहीं आपने कमजोरी तो कुछ नहीं है, आप कमजोर हो जाओगे क्योंकि आपने उसको प्रभारी बना के अकील अहमद को भेज दिया यहाँ। और मेरी तो कई वो कौंध गए मेरे दिमाग में। मैंने कहा अरे बाप रे, ये तो मेरे तो छोड़ो, मेरे साथ तो यहाँ भेज दिया, अब ये षड्यंत्र किया जा रहा है कि मेरी बेटी को भी हराने के लिए। मैंने फौरन 2-3 जो कंसर्न लोग थे कहा, मैंने कहा इसको विड्रॉ करो नहीं तो मैं अब छोड़ दूंगा और तुम कांग्रेस मेरे साथ। मैंने कहा मेरे साथ जो कुछ किया है हो गया, मैंने सह लिया सर, अब मेरी बेटी के साथ भी ये हो रहा है तो नथिंग, कुछ नहीं। वापस और बेटी से मैंने कहा इसको सेंगल से मार दे, मानो मेरी बेटी है। तो मैंने कहा बेटा जाओ पीट पीट करके इसको बाहर करो। ये कौन था जिसने ज्ञापन दिया था कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी? अकील अहमद। कहाँ का है ये? सहजपुर के रहने वाले, सहजपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे श्री नारायण देव तिवारी जी के ओएसडी, वो शर्मा, आर्यन शर्मा के। हाँ उनके खिलाफ उसने कहा मैं निर्दलीय लड़ता हूँ। उसको बिठाने के लिए गए थे
इन लीडर साहिबान को वो ज्ञापन दिया गया। मेरे से उसका कहीं दूर दूर तक वास्ता नहीं, मगर लोगों ने सर सैयद की टोपी मेरे उसमें पहना दी। और भाजपा एक बात जानती थी कि हरीश रावत को हमला नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो मुझ पर हमला करने के लिए बीजेपी ने, प्रधानमंत्री जी ने, मैंने इसीलिए मैं तो बीजेपी को मैंने चुनौती दी है। पहले मैंने कहा 50,000 इनाम दूंगा जिस कोई अखबार का वो बयान अखबार ला दे, जिस अखबार में मैंने बयान दिया, कोई अखबार, कोई मीडिया का कोई हिस्सा, छोटा भी हिस्सा जिसमें मैंने बयान दिया है ला दे तो 50,000 दूंगा। फिर 1 लाख किया इनाम को, फिर 2 लाख किया, फिर 5 लाख किया, फिर 10 लाख कर दिया। और अब मैंने ये तक कह दिया है, मैंने कहा 2017 की भी और 2022 की भी गवर्नमेंट एक जुम्मे की नमाज के झूठ के गर्भ से पैदा हुई है और दूसरी जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी के झूठ के गर्भ से पैदा हुई है। और मैंने ये भी कह दिया कि ये मुख्यमंत्री झूठ बोला, इनके और मुख्यमंत्री झूठ बोले, प्रधानमंत्री से झूठ बुलवाया गया, गृह मंत्री से झूठ बुलवाया गया। भाजपा का कोई व्यक्ति मेरे ऊपर मुकदमा नहीं कर रहा, जो बात में मुकदमा करते रावत जी। और मैंने ये तक कह दिया आपको, ये भी कह दिया, मैंने कहा अपने बाप के बेटे हो भाजपा वालों तो वो अखबार लाओ, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तुम लाओ जिसमें मैंने बयान दिया है। लेकिन अब एक झूठ है, लोगों के सर पर चढ़ा करके बिठा दिया गया। पर रावत जी, इसके लिए परसेप्शन इसलिए भी बना है कि जब चुनाव हुए थे 2014 के बाद शायद एंटनी कमेटी बैठी थी कांग्रेस की, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ। एंटनी कमेटी ने कहा था कि कांग्रेस का हार का एक बड़ा कारण यह है कि जो बहुसंख्यक समाज है, हिंदू समाज है, उसको कांग्रेस इग्नोर करती है, मुस्लिम तुष्टिकरण करते हैं। ये चीजें आसानी से फिर बीजेपी लोगों के दिमाग में डाल रही है और कांग्रेस अब भी चल रही है उसमें। हाईकमान की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे कैसे होगा? हम कांग्रेस तुष्टिकरण नहीं करती है, कांग्रेस देश के हित के लिए निर्णय लेती है। यदि मुस्लिम गरीबी रह जाएंगे, अशिक्षित रह जाएंगे, मुस्लिम आइसोलेटेड रह जाएंगे, नुकसान किसको होगा? हाँ, ये तो मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। एक बार इंडियन मुजाहिदीन का जगह जगह छोटे छोटे विस्फोट होने लगे थे। हाँ। कितने आतंकित हो गए थे उस दौरान, तो बड़े बम फूटे थे भारत में। पाटिल साहब के जमाने में, पाटिलगढ़ में। इसलिए मेजॉरिटी के हित में, सबके हित में, देश के हित में होता है कि आप सभी वर्गों को साथ लेकर के चलें। सरकार को सबको साथ लेकर के चलना होता है। फिर हमारा संविधान इस बात को कहता है, समता की बात कहता है ना, हमारी संविधान समता उसका मूल सिद्धांत है, सबको बराबर नजर से। तो सरकार कैसे एक आंख को बंद करके एक आंख से देख सकती है? एक वर्ग को आप जो है डिरेल कर उसको हे नजर से देखेंगे तो आप देश नहीं चला सकते। आप चुनाव जीत सकते हैं लेकिन देश नहीं चला सकते, देश खोखला हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। अभी उनके साथ बातचीत का और लंबा सिलसिला जारी रहेगा अगली बार, और इसमें वीडियो आएंगी, उसको भी देखिएगा, अपने कमेंट अवश्य लिखिएगा ताकि हम इस पे फिर रावत जी के सामने उस बातों को रखें कि ये लोगों ने ये बातें कही। तो जल्दी आऊंगा नई स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार। और मेरे दूसरे चैनल को हिमालय लोग को भी देखिएगा। नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत,